हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर्स में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। हमने ये समझा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होता है, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। इसी के साथ साथ हमने बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी के बारे में भी पढ़ा था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हम इंडिया को बेल्जियम और श्रीलंका से कंपेयर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में इस सवाल को पूछा जाता है। इसीलिए हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है कंपेयरिंग इंडिया विद बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होगा कंपेयरिंग इंडिया विद बेल्जियम एंड श्रीलंका, जहां पर हम इंडिया को बेल्जियम और श्रीलंका से कंपेयर करेंगे और इन तीनों देशों के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने बेल्जियम के केस स्टडी में पढ़ा था कि कैसे बेल्जियम में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं और कैसे धीरे धीरे इन ग्रुप्स के बीच में टेंशन्स जो थी वो अराइज हुई, और फिर वहाँ के लीडर्स ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए ताकि वहाँ के टेंशन्स को रिड्यूस किया जा सके। इसी के साथ साथ हमने श्रीलंका के केस स्टडी को भी समझा था, जहाँ हमने देखा था कि श्रीलंका में भी कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और वहां पर गवर्नमेंट ने काफी ही ज्यादा बड़ा उसमें रोल निभाया। आज हम इन दोनों के साथ साथ इंडिया के बारे में भी समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इंडिया में भी काफी डाइवर्सिटी है और किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश में इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया है और सिचुएशन को हैंडल किया गया है। तो देखते हैं इन तीनों देशों के कंपैरिजन। मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए एक टेबल बनाया है जहाँ पर कंट्रीज के नाम लिखे हैं और साथ ही साथ उन एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा है जिनके बेसिस पे, मतलब उन फैक्टर्स के बारे में लिखा है जिनके आधार पर हम इन तीनों ही देशों को कंपेयर करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट है साइज एंड लोकेशन, उसके बाद है पॉपुलेशन, थर्ड एस्पेक्ट है एथनिक डाइवर्सिटी, उसके बाद आएगा गवर्नेंस और आखिरी में है आउटकम्स। एक एक करके इन एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं बेल्जियम, श्रीलंका और इंडिया को। सबसे पहले शुरू करते हैं साइज एंड लोकेशन के साथ। तो अगर हम बेल्जियम के साइज की बात करें तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है। इसका साइज है 30,688 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम इसे इंडिया की एक स्टेट हरियाणा से कंपेयर करें तो बेल्जियम का साइज हरियाणा से भी छोटा है। अगर हम बात करें बेल्जियम के लोकेशन की तो बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है और 4 कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, जिनके नाम है फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। बेल्जियम के बाद बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। अब ये आइलैंड क्यों है ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। श्रीलंका का साइज है 60,610 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम इसे कंपेयर करें हरियाणा से और बेल्जियम से तो ये दोनों से ही साइज में बड़ा है। अगर हम श्रीलंका के लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका साउथ एशिया में लोकेटेड है, इंडियन ओशन के बीच में स्थित है और हमारे देश के स्टेट तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर ही श्रीलंका लोकेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं इंडिया के तरफ। तो इंडिया का साइज काफी बड़ा है। इंडिया एक लार्ज कंट्री है जिसका साइज है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम बात करें लोकेशन की तो इंडिया भी साउथ एशिया में ही लोकेटेड है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज आती हैं। अब साइज एंड लोकेशन के बाद चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। बात करते हैं बेल्जियम की पॉपुलेशन की। तो बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1.18 करोड़ है, जो कि हरियाणा से कम है। उसके बाद बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 2.2 करोड़, जो कि बेल्जियम से ज्यादा है लेकिन हरियाणा से कम है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के पॉपुलेशन की तो इंडिया एक काफी पॉपुलेटेड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 143.81 करोड़। अब पॉपुलेशन के बाद बढ़ते हैं तीसरे एस्पेक्ट के तरफ, जो है एथनिक डाइवर्सिटी। अगर बात करें बेल्जियम की तो हमने पहले पढ़ रखा है कि बेल्जियम में भाषा के आधार पर काफी डाइवर्सिटी थी। वहां पर डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। डच की पॉपुलेशन यहाँ पे 59% है, फ्रेंच पॉपुलेशन 40% है और जर्मन की पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ 1% है, जिसके वजह से यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं। उसके बाद चलते हैं श्रीलंका के तरफ। तो श्रीलंका में भी भाषा के आधार पर डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है। यहाँ पर सिन्हाला और तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं।
सिन्हाला की पॉपुलेशन यहाँ पे 74% है, जिसकी वजह से सिन्हाला कम्युनिटी यहाँ पर मेजॉरिटी है। अगर हम बात करें तमिल्स की, तो तमिल यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। टोटल यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन है 18%। इसके साथ साथ श्रीलंका में रिलीजन के बेसिस पे भी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और साथ ही साथ बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और मल्टीलिंगुअल देश है। मतलब इंडिया में काफी ज्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं और उससे भी ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं और 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जो हमारे देश में रिकॉग्नाइज की गई हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसलिए इंडिया काफी ज्यादा मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस है। अब एथनिक डाइवर्सिटी के बाद चलते हैं गवर्नेंस के तरफ, मतलब कि शासन के तरफ, और ये देखते हैं कि कैसे इन तीनों देशों में गवर्नमेंट ने रूल किया, किस तरीके के मेजर्स यहाँ पर लिए। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में बेल्जियन मॉडल को अडॉप्ट किया गया। हम सभी ने पढ़ा है कि कैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में काफी ज्यादा टेंशंस थी, काफी ज्यादा झगड़े हो रहे थे, जिसके वजह से वहां के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स की। वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आए, जिसके बाद उन्होंने एक नए अरेंजमेंट को अडॉप्ट किया, जिसको हम बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं। इस बेल्जियन मॉडल में बेल्जियम में लीडर्स ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वल सीट्स दी डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसी के साथ साथ एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रसेल्स के लिए, जहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को। इसके साथ साथ इस मॉडल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कई पावर्स दी गई और सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को भी फॉर्म किया गया। इसकी मदद से बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में जो भी झगड़े थे, जो भी टेंशंस थी, उनको रिड्यूस किया गया। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म आया। मतलब श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, उन्हीं लीडर्स ने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया और लगातार मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लेना शुरू कर दिया। रिलीजन में, लैंग्वेज में, एजुकेशन में, जॉब्स में, हर एक सेक्टर में उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि एक तरफा थी, जो कि सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर कर रही थी, जिसके वजह से यहाँ पर एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा गया। श्रीलंका के बाद अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में केस काफी डिफरेंट है बेल्जियम और श्रीलंका से। इंडिया में सेक्युलर और इंक्लूसिव फेडरल गवर्नमेंट को लाया गया। मतलब इंडिया की जो सरकार है, इंडिया में जो गवर्नेंस है, वो सेक्युलर है, इंक्लूसिव है और फेडरल है। सेक्युलर का मतलब है कि हमारे देश में कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, कई डाइवर्सिटीज हैं रिलीजन के बेसिस पे, और सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट हमारे देश में दी जाती है। हमारी गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करती है। इनफैक्ट हमारे देश में हमें फ्रीडम दिया गया है, हमें एक राइट दिया गया है कि हम किसी भी फेथ को, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए हमारा देश सेक्युलर है। इसके बाद बात करें इंक्लूसिव की, तो हमारे देश में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो भी सोशली वीकर सेक्शंस हैं, उन सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है लेजिस्लेचर्स में, उन सभी को पावर दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके वजह से हमारे देश में एक इंक्लूसिव गवर्नेंस है। और इसके साथ अगर हम बात करें फेडरल की, तो हमारे देश में लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में, मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में पावर को शेयर किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसके वजह से इंडिया का जो गवर्नेंस है वो फेडरल है। अब बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की, जो कि आखिरी एस्पेक्ट है, जिसका नाम है आउटकम्स। मतलब कि इस गवर्नेंस के वजह से जिस तरीके का शासन इन तीनों सरकारों ने अपने अपने देशों में किया, उसके वजह से क्या नतीजे हुए, उसके वजह से इनके देशों में क्या आउटकम्स आए। सबसे पहले शुरू करते हैं बेल्जियम के साथ। तो बेल्जियम में बेल्जियन मॉडल के वजह से अकोमोडेशन आया। अकोमोडेशन का मतलब है कि बेल्जियम में जो भी टेंशंस थी डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटीज के बीच में, उन सभी टेंशंस को रिड्यूस किया गया और ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लग गए। इस देश में स्टेबिलिटी आई और पीस आई, और इसी तरीके से इन सभी लोगों ने साथ में एक दूसरे को अकोमोडेट किया। तो यहाँ पर क्या आया? अकोमोडेशन। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में अकोमोडेशन नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया। वहां पे एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई। इसके वजह से जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी थी, इनके बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुए, क्लैशेस हुए, जिसके वजह से श्रीलंका में
सिविल वॉर शुरू हो गई और ये सिविल वॉर 26 इयर्स तक श्रीलंका पे चलती रही। तो यहाँ पे इस शासन का क्या नतीजा हुआ? सिविल वॉर। श्रीलंका के बाद बढ़ते हैं इंडिया के तरफ। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे देश में काफी डाइवर्सिटी है, काफी सारे ग्रुप्स के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज हैं और उन सब डिफरेंसेस के बावजूद हमारे देश में डिविजन नहीं है, हमारे देश में यूनिटी है, मतलब कि एकता है। इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इंडिया के यूनिटी इन डाइवर्सिटी में और बेल्जियम के अकोमोडेशन में भी काफी डिफरेंसेस हैं। बेल्जियम में जो अकोमोडेशन और यूनिटी आई वो कॉम्प्रोमाइज की वजह से आई, वो फॉर्मल अग्रीमेंट्स के वजह से आई। वहां पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था एक दूसरे के डिफरेंसेस को। वहां पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस तरीके के अरेंजमेंट्स आए जिसके वजह से लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया और एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो यूनिटी है, जो अकोमोडेशन है, वो एक्सेप्टेंस के वजह से आई, वो इंटीग्रेशन के वजह से आई। मतलब इंडिया में लोगों ने इस बात को अपनाया कि हमारे देश में कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और इन सबको साथ में रखना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बेल्जियम में कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटीज है, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिटीज के लिए अलग सरकार बनाई गई, अलग गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में नेशनल आइडेंटिटी सबसे ऊपर है, इसीलिए इंडिया में हर एक कम्युनिटी के लिए अलग गवर्नमेंट नहीं है। एक ही गवर्नमेंट है, एक ही रूल है, लेकिन फिर भी सभी लोग अपनी अपनी आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी है जो सबसे ऊपर है, और वो है उनकी नेशनल आइडेंटिटी, कि वो सभी इंडियंस हैं। तो ये डिफरेंस है इंडिया के यूनिटी इन डाइवर्सिटी में और बेल्जियम के अकोमोडेशन में। तो इस कंपैरिजन से हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है, वहां पे पावर को शेयर किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में, साथ ही साथ सोशल ग्रुप्स के बीच में, मतलब कि कम्युनिटी गवर्नमेंट्स में। वहीं पे श्रीलंका में पावर को किसी भी तरीके से शेयर नहीं किया गया। यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं आई, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट आई। वहीं पे बेल्जियम में एक फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। इंडिया में भी पावर को शेयर किया गया अलग अलग तरीकों से, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में। इंडिया में वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीकों से पावर को शेयर किया गया, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। इसी के साथ साथ इंडिया में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में भी पावर को शेयर किया गया, इंक्लूसिव बनाने के वजह से। तो इस तरीके से इंडिया और बेल्जियम में तो पावर को शेयर किया गया, लेकिन श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और पावर को शेयर नहीं किया गया, किसी एक के हाथ में ही हमेशा रखा गया। तो ये था डिफरेंस बेल्जियम, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंपैरिजन, ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप ये समझ चुके होंगे कि इंडिया और बेल्जियम और श्रीलंका में क्या डिफरेंस है और कैसे इंडिया इन दोनों ही देशों से काफी अलग है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था कंपेयरिंग इंडिया विद बेल्जियम एंड श्रीलंका, भी खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।